मैं और मेरी चारों बेटियां बेसब्री से दरवाजा खटखटाने के इंतजार कर रही थी। हमारी नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही शाम के 6 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं और मेरी चारों बेटियों के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ गई। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगी और जब मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो पिछले दिनों की तरह आज भी किसी ने हमारे दरवाजे के सामने एक बोरी रखी थी जिसमें राशन का सामान था। मैंने वह बोरी देखी और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं था। आज लगभग 15 दिन हो गए थे हमारे घर पर 6 बजे कोई दरवाजा बजाता और यह बोरी रख कर चला जाता था। इसमें 2-3 दिन का राशन का सामान होता था, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं होता था। शुरू शुरू में मैं तो यह बोरी उठाते हुए बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन घर में कुछ खाने पीने को नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे यह बोरी उठानी पड़ती और मुझे नहीं पता था कि यह बोरी कौन रख कर जाता है और कहां से आती है। हर 2 दिन बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती और जब मैं दरवाजा खोलती तो यह बोरी हमारे घर के सामने रखी हुई होती। पहली बार जब मैंने यह बोरी उठाई तो खोल कर देखा तो इसमें राशन का सामान था। मुझे बहुत खुशी हुई थी और साथ में हैरत भी हुई थी कि आज के समय में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन भला हो उस आदमी का जिसने हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम किया। अब हम रोज इसी में से निकाल कर अनाज को खाते और पेट भर खाना खाते थे। आज जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं बोरी उठाने लगी तो मेरी नज़र गली के नुक्कड़ पर पड़ी। वहाँ पर पंडित जी खड़े थे। वह छुपकर हमारे घर की तरफ देख रहे थे। जब मैंने बोरी को उठाया और घर के अंदर लेकर गई, घर के अंदर दरवाजे की आड़ में बाहर की तरफ देखने लगी। उन्हें लगा कि मैं अंदर चली गई हूँ। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को नंबर लगाया और वह बहुत खुशी के साथ किसी को बता रहे थे। वे काम हो गया। आज फिर बोरी अंदर जा चुकी। मैंने उनकी यह बात सुन ली थी। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि ये किसको मेरी खबर दे रहे हैं। क्या हमारे घर के सामने बोरी या खुद ही रखते हैं? लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह तो खुद एक गरीब इंसान। वह 2 टाइम का खाना इसके पास मोहल्ले के एक घर में आता था। फिर वह यह सब किसके कहने पर कर रहे हैं? हमारी मदद कौन कर रहा है? मेरे पति के देहांत के बाद मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना जाना तक छोड़ दिया था। हमारी इस तरीके की मदद करने तो बहुत दूर की बात है। मैं यह बातें सोच रही थी, अचानक मुझे ख्याल आया, यह जो खाना आता है वह यही सही भी है या नहीं? हमें इस बोरी में कोई कुछ मिलाकर तो नहीं दे रहा? यह सोचकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मुझे पसीना आने लगा। मैं यह सब सोच ही रही थी कि मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझसे आकर कहने लगी, माँ आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हैं? जल्दी से आकर हमें खाना दीजिए, हमें बहुत भूख लग रही है। मेरी बेटी मेरा हाथ खींचकर मुझे अंदर की तरफ ले गई। हमने बोरी खोल कर देखा तो हमेशा की तरह उसमें राशन का सारा सामान था। मैंने जल्दी से उसमें से आटा निकाला, आटा गूंथ कर रोटी बनाई और मेरी बड़ी बेटी ने सब्जी बनाने रखी। खाना बनने के बाद हम सब ने खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। तब मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछने लगी कि माँ हमें यह खाना कौन देकर जाता है? कौन है जो इस समय में हमारी मदद कर रहा है? आज के समय में तो अपने अपने को नहीं पूछते और यह इंसान हमें अपनी पहचान बताए बिना हमारी इतनी मदद करता है। कहीं कोई हमारी मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहा? यह सवाल तो मेरे भी दिमाग में चल रहे थे, लेकिन मेरे पास चलकर सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं चाहकर भी वह राशन लेने से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी से कहने लगी, जैसे दुनिया के बुरे लोग होते हैं वैसे अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है कोई अच्छे दिल से हमारी मदद कर रहा हो और तुम रोज क्यों यह बार बार सवाल करने लग जाती हो? अब चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो। मेरी दोनों बेटियां सो गई मैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिल में बार बार गलत ख्याल आ रहे थे और पंडित जी की वह हरकत और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। यह बातें सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। हमारा राशन 2 दिन तक चला और फिर खत्म हो गया। 2 दिन बाद फिर हम लोग राशन के आने का इंतजार करने लगे। हम इंतजार कर ही रहे थे कि 6 बजते ही किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया और मैं दरवाजे की तरफ भागी। इस बार की तरह इस बार भी दरवाजे के बाहर राशन की बोरी रखी हुई थी। मैंने बोरी को अंदर किया और दरवाजा बंद करके चुपके से आड़ में बाहर की तरफ देखने लगी। आज भी पंडित जी गली के नुक्कड़ से छुपकर मुझे ही देख रहे थे और बोरी अंदर ले जाने के बाद उन्होंने फिर से अपना फ़ोन निकालकर किसी को नंबर लगाया और वही बात कही जो उस दिन कही थी, तुम्हारा काम हो गया है, तुम फिक्र मत करो।
बोरी अंदर जा चुकी है। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई और अंदर की तरफ जाने लगी। मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या। मैंने अपनी बेटियों को खाना बनाकर दिया और हम सब ने खाना खाया, लेकिन आज खाना खाने के बाद साथ ही हम सबको चक्कर आने लगे, जिसकी वजह से हमें एकदम नींद नहीं आई। अगले दिन दोपहर 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली। जब मैं उठकर बैठी तो मेरा सर चकरा रहा था और मेरी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। मुझे एकदम अपनी बेटियों का ख्याल आया तो मैंने उठकर अपनी बेटियों की तरफ देखा। वह भी अभी तक बेफिक्री के साथ सो रही थी। मैं उनको देखकर घबरा गई। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया। थोड़ी देर बाद वह जाग गई तो मेरी जान में जान आई। उनकी हालत भी मेरी तरह ही हो रही थी। वह चारों भी अपना सर पकड़कर बैठी थी और अपना सर पकड़ते हुए उठी और अपनी बेटियों से भी कहा कि अब उठकर हाथ मुंह धो लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। मैं और मेरी बेटियों ने उठकर हाथ मुंह धोया तो कुछ तबीयत में सुधार लगने लगा। फिर मैंने अपनी बेटियों को नाश्ता बना कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने निवाला मुंह में लिया तो हम सबको उल्टियाँ होने लगी, सबकी हालत खराब होने लगी। मैं सोचने लगी हमारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। क्या हमारे खाने में कुछ मिलाया हुआ था? क्या बोरी में जो खाना आता है वह जहरीला था? यही बातें सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी कि मेरी बेटियों की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैंने अपनी बेटियों को लिया और डॉक्टर की तरफ चल पड़ी। हमारे घर के पास में ही एक सरकारी हॉस्पिटल था। मैं अपनी बेटियों को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। हम अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने हमारा बारी बारी से चेकअप किया और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने जो मुझे बताया वह सुनकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। हम सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यह खबर हमारे लिए मौत से कम नहीं थी। यह खबर सुनते से बेहतर तो हम लोग मर जाना पसंद करते। हम एक दूसरे से नज़र मिला नहीं पा रहे थे। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है जो हम पांचों के साथ हुआ था। हम एक ही समय में एक साथ प्रेग्नेंट हैं। मेरे साथ मेरी बेटियों के चेहरे भी रंग उड़ गया था। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरी बेटियों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मैं भी विधवा हूँ। मेरा कोई भी बेटा नहीं है। हम चारों घर में अकेले रहते हैं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं आता जाता और जब हमारे घर कोई मर्द नहीं आता तो हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे हैरत से देखा और नागवार अंदाज से बोली कि यह पुलिस केस है, तुम पुलिस के पास जाओ और सब कुछ बताओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो खुद तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी। डॉक्टर का ऐसा अंदाज देखकर मैं हैरान रह गई कि यह हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें धमकी क्यों दे रही है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया है? हम तो खुद परेशान हैं। हमारे साथ तो खुद किसी ने गलत किया है। लेकिन मैंने उस डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और मैं खामोशी से अस्पताल के बाहर निकल गई और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी। पुलिस स्टेशन के पास जाते ही मेरे कदम अंदर जाने के लिए नहीं बढ़ रहे थे। मैं बहुत घबरा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। मैं सोच रही थी अगर पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी और उल्टा हम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं मुश्किल में अकेली नहीं थी। मेरी चार जवान बेटियां थीं। मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी बेटियों के चरित्र पर कोई उंगली उठाए यह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। वैसे भी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। किसी को हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हुए देर नहीं लगती और हमारे पास तो लोगों के सवालों का कोई जवाब भी नहीं होता। यही सब कुछ सोचकर मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की धमकी याद आ गई और मैं हिम्मत करके पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही मैंने चारों तरफ देखा। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। यहाँ की कैदियों को देखकर मुझे बहुत डर हो रहा था, क्योंकि मुजरिमों की तो सूरत ही खतरनाक होती है और मैं तो ज़िंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी और यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान किसी को पुलिस स्टेशन का मुंह न दिखाए। एक ऑफिसर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ मैडम, यहाँ क्यों आई हो? मैंने उससे कहा कि एक रिपोर्ट लिखवानी है। उसने मुझसे कहा, ठीक है मैडम बैठो। सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और वह अपना मोबाइल उठाकर चलाने लगा। मैंने उसको अपनी सारी बात बताई, घर में राशन आने से लेकर हमारी तबीयत खराब होने तक, और फिर मैंने उसको प्रेग्नेंट वाली बात भी बता दी। वह मेरी सारी बात सुनकर बहुत सुकून से बोला कि आप फिक्र न करो मैडम, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। मैंने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों से हमारे पास ऐसे ही रिपोर्ट आ रही थी। लोगों के घरों के बाहर उन्हें राशन मिलता और जब वह लोग उस राशन में से खाते तो उनकी हालत खराब हो जाती। जब वह चेकअप करवाते तो उन्हें पता चलता कि वह प्रेग्नेंट है।
हमें पिछले कुछ दिनों से इस मुजरिम की तलाश थी। आखिर हमने उस मुजरिम को पकड़ ही लिया और वह लॉकअप में है। अगर आप लोग चाहें तो उससे मिल सकते हैं। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो हमारे मुजरिम को सज़ा तो मिली। साथ में मैं यह सोचने लगी कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि भगवान ने भी इस बार हमारी मदद की थी, आगे भी हमारी मदद करेगा। यही सोचते सोचते मैं जेल तक पहुंची। जैसे ही मैंने मुजरिम को देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक सी गई। अब मुझे दोबारा सांस नहीं आएगी। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गया हो, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैंने बीए कंप्लीट किया है। मैं खाते पीते घर से थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी परवरिश मेरे पिताजी ने अकेले ही की थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी, जिसका नाम रवि था। मेरी शादी के कुछ साल बाद ही मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। मेरे पति रवि बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। हमारे घर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। हमारी शादी से पहले ही मेरे ससुर का देहांत हो चुका था। हमारे घर में सिर्फ मैं, मेरी सास और मेरे पति रहते थे। शादी के 1.5 साल बाद ही मेरे घर में संतान हो गई थी। हम सब बहुत खुश थे और उसके कुछ साल बाद ही फिर मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने हर चीज़ दे रखी थी, लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन मुझसे खबर मिली कि मेरे पति जिस हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे थे वो क्रैश हो गया और उस प्लेन में कोई भी नहीं बचा। सब अपनी जान से जा चुके हैं। ये सुनकर जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। मेरी बेटियों की हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को और मुझे संभाला। मुझ पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। मैंने अपने पति को आखिरी बार जी भरकर देखा भी नहीं था। मेरे पति के देहांत के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई थी। हमारा एक ही सहारा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। हमारी ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। कुछ दिन तक तो हम में जो कुछ भी पड़ा था घर में वही खाकर गुजारा, लेकिन कब तक ऐसे चलता है। अब हमारे पास खाने पीने का समय कुछ नहीं था और मैं अपनी बेटियों के कई कई दिन ऐसे ही भूखे रहते थे। मैंने एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया, वहाँ मेरी नौकरी लग गई। अभी मुझे वहाँ जाते जाते 1 हफ्ता ही हुआ था कि वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उसे पता था मैं अकेली औरत हूँ, कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह सोच रहा था कि वह जो चाहे मेरे साथ कर लेगा। वह रोज़ कोई न कोई हरकत मेरे साथ ज़रूर करता था। मुझे तंग आकर यह नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं जहाँ भी काम करने की कोशिश करती मुझे ऐसे ही नज़रों का सामना करना पड़ता था। दुनिया वाले अकेली औरत देखकर समझते हैं कि उनके बाप का माल है, जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी से हार कर अपने घर पर उदास बैठी थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि हमारे घर कोई आता जाता नहीं था। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक बोरी रखी हुई थी। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें राशन का सामान था और तब से ही हमारे घर में कोई राशन की बोरी रख कर जाने लगा और हमारा गुजारा उसी से चलने लगा। लेकिन अब हमारी तबीयत खराब हुई और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ से हमें प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तो हम यहाँ पुलिस स्टेशन आए, लेकिन हमने अपने मुजरिम को देखा, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जिसको हम आज तक मरा हुआ समझ रहे थे, उसे आज हम अपनी आंखों के सामने जिंदा देख रहे थे। वह भी मुझे और अपनी बेटियों को देखकर शर्मिंदा होने लगे। लेकिन उनकी आंखों में यह शर्मिंदगी कैसी थी? क्या उन्होंने कोई जुर्म किया था या उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से वह हमसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे? मेरी बेटियां अपने पिता को देखकर रोने लगी। उनको देखकर उनकी बाप की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटियों को भी चुप कराया। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मुझे जवाब चाहिए था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पति जिंदा कैसे हैं। अगर वह अब तक जिंदा थे तो हमारे पास क्यों नहीं आए? अब तक वह हमसे दूर क्यों थे? और उनके मरने की झूठी खबर किसने फैलाई थी और क्यों फैलाई थी? और आज वह हमें मिले हैं तो इस हालत में वह जेल में एक मुजरिम बने खड़े हैं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने वहीं अपने पति से सवाल करने शुरू कर दिए। उन्होंने भी शर्मिंदगी के साथ
मेरे सवाल के जवाब देने शुरू करे। जैसे जैसे मुझे अपने सवाल के जवाब मिल रहे थे वैसे वैसे ही मेरे सर पर बिजली गिर रही थी और मैं अपने पति की बातें चुपचाप खड़ी सुन रही थी। मेरे पति ने बताया, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश था। मेरी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मेरी बेटियों में तो मेरी जान बसती थी। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारा एक हंसता खेलता परिवार था क्योंकि मेरी बेटियां अब जवान हो गई थी तो मैं उनकी शादी करने की सोच रहा था। मैंने अपने दोस्तों से यह कह रखा था कि अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो मेरी बेटियों के लिए बताना। लेकिन दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे दूसरों की खुशी हजम नहीं होती। वह यही चाहते हैं कि किसी तरह इनकी खुशी को बर्बाद कर दे। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा जो बचपन का दोस्त था विकी, उस पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया और उसने ही मुझे धोखा दिया। एक दिन जब हम दोस्त मिलकर खाना खाने गए, उसने मुझे एक लिफाफा दिया और मुझसे कहा कि मैं इस लिफाफे को उसके एक दोस्त के पास पहुंचा दूं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? उसने कहा मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं वह लिफाफा लेकर उसके बताए हुए एड्रेस पर चला गया और मैंने वह लिफाफा एक आदमी को दे दिया। उस आदमी ने बदले में मुझे एक बैग दिया और कहने लगा, यह अपने दोस्त विकी को दे देना। मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या है। उसने मुझसे कहा कि यह तुम अपने दोस्त से ही पूछना। रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं भी बैग घर लेकर आ गया और अगले दिन मैंने वह बैग विकी को दे दिया। मैंने अपने दोस्त ही कुछ नहीं पूछा क्योंकि विकी बचपन से मेरे साथ था और मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। लेकिन विकी ने फिर मुझे एक लिफाफा दिया और उसी आदमी तक पहुंचाने के लिए कहा। मैंने बिना कोई सवाल किए वह लिफाफा उस आदमी तक पहुंचा दिया। इस बार भी उसने मुझे एक बैग दिया जो मैंने विकी को दे दिया। अब विकी मेरे साथ अक्सर यही करता, मुझसे एक लिफाफा भिजवाता और वह आदमी बदले में मुझे एक बैग दे दिया करता था। एक दिन मुझे विकी पर शक हुआ। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ इस लिफाफे में क्या है। मैंने वो लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें ड्रग्स थे। मैं देखकर समझ गया कि विकी मेरे हाथों से उस आदमी को ड्रग्स पहुंचाता है और उसके बदले वह आदमी बैग में उसे पैसे भर कर देता है। मैंने विकी से कहा कि तुम यह काम कब से कर रहे हो? तो वो, पहले तुम ऐसे नहीं थे, तुम यह काम छोड़ दो वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तब विकी ने मुझसे कहा, अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं नहीं, उल्टा तुम ही फंसोगे, क्योंकि आज तक तुम ही यह लिफाफा उस आदमी को देते हो और उससे बैग भी लेते हो और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। विकी की यह बात सुनकर मेरे तो मानो होश ही उड़ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बचपन का दोस्त, जिस पर मैं इतना भरोसा करता था और वह कुछ पैसों के लिए लालच में मेरे साथ ऐसा कर सकता था। मैंने विकी से अब यह काम करने को मना कर दिया था तो वह मुझे धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो जो मेरे खिलाफ सबूत है पुलिस को दे देगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इन सब से अपनी जान छुड़ाऊं, क्योंकि मैं जानते पूछते यह सब काम नहीं कर सकता था। मुझे इन सब से निकलने के लिए कुछ समय चाहिए था। इसलिए मैंने उस वक्त उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। एक दिन जब मैं अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मार्केट जा रहा था तो विकी ने मुझे देख लिया। उसी रात विकी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगा, अगर तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दे दूंगा और फिर तुम्हें उसके बाद यह काम भी नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर मेरा दिल, क्या मैं विकी को जान से मार दूं? आखिर वह मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता था? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वह मुझसे कुछ भी काम करवाता, लेकिन अब उसकी नज़र मेरी बेटियों पर थी। मैं अपनी बेटियों पर कोई आँच नहीं आने दे सकता था। इसलिए मैंने एक पालान बनाया और हमारे मोहल्ले में जो मंदिर है वहाँ गया। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी और मैंने वहाँ के पंडित जी से बात की। पंडित जी मुझे बहुत पहले से जानते थे। हमारे घर पर पूजा पाठ वही करते, वह और उन पर किसी को शक नहीं होता। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैंने ही उसे कहा था कि मेरे घर में मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरी मौत एक झूठी खबर दे। उसके बाद मैंने घर वापस आकर तुम लोगों को बताया कि मैं कुछ दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंकल के पास चला गया था। मेरे कहने पर ही पंडित जी ने तुम लोगों को मेरी मौत की झूठी खबर सुनाई थी। मुझे पता था कि मेरी मौत की खबर सुनकर तुम लोगों की हालत बहुत खराब हो जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं तुम लोगों को इन सब से दूर रखना चाहता था। कुछ सालों बाद मैंने फैसला किया कि मैं अब अपनी बीवी बच्चों के पास चला जाऊंगा।
उन लोगों ने मुझे ढूंढने भी छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं शहर वापस आया, मुझे पता चला कि आज भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मेरी तलाश में हैं। यह खबर सुनकर मैं इसी शहर में छुप कर रहने लगा। अगर मैं तुम लोगों से मिलता तो मेरे साथ तुम लोगों को भी खतरा था, लेकिन तुम लोगों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने पंडित जी से कहकर तुम्हारे घर में राशन की बोरी भेजनी शुरू कर दी, जिससे तुम लोगों को 2 टाइम का खाना आराम से मिल रहा था। यह देखकर मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे कल जब मैं बोरी उठाकर पंडित जी और देने जा रहा था, मेरे सामने पुलिस आई और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और आज मैं तुम लोगों के सामने मुजरिम बना खड़ा हूँ। अपने पति की सारी बातें सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मेरे पति ने अपने परिवार की खातिर अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। वो इस कदर हमसे मोहब्बत करते थे और मैं अपने पति को मोहब्बत से देख रही थी। इतने में एक हवलदार आया और हमसे कहने लगा कि मुलाकात का समय खत्म हुआ, अब आप लोग यहाँ से जाओ। मेरे पति ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम पंडित जी के पास जाओ और अंकल का नंबर लो, उनसे बात करके उन्हें सब कुछ बताना, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने अपने पति से कहा ठीक है। उसके बाद मैं पंडित जी के घर पहुंची और मैंने उनसे अंकल का नंबर लिया, सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आता हूँ। मैं अपने घर वापस गई और रात तक अंकल जी हमारे घर आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम उनके साथ उनके घर पर चले। मैं और मेरी बेटियाँ उनके साथ उनके घर पर चले गए। उन्होंने अपने घर पर एक लेडी डॉक्टर को बुलाया और हमारा चेकअप करवाया, जिससे पता चला कि हम पाँचों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। हमारे खाने में कोई केमिकल मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से हमारी इतनी हालत खराब हो गई। यह सुनते ही हम माँ बेटियों की जान में जान आई। लेकिन अब मैं यह सोच रही थी कि उस सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों कहा। इन सब में उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। अंकल ने मेरे पति को बेगुनाह साबित करने के लिए शहर का सबसे महंगा और अच्छा वकील किया। अंकल की पुलिस में भी अच्छी खासी पहचान थी, इसी वजह से पुलिस ने जल्द ही इन सब की तफ्तीश शुरू कर दी। आखिरकार अंकल की मेहनत और मेरी बेटियों की दुआ रंग लाई और विक्की को, जो भी ड्रग्स सप्लाई करता था, और उन लोगों की गैंग को जो ड्रग्स को देश से बाहर भेजते थे, पुलिस ने पकड़ लिया और उनको अदालत में पेश किया गया। केस की छानबीन में पता चला कि विक्की ने मेरे पति को वह राशन की बोरी मेरे घर भेजते हुए देख लिया था, लेकिन पुलिस उसके पीछे थी, इस वजह से वह उन्हें पकड़ नहीं सका। उसने मेरे पति को फंसाने का प्लान बना लिया था। अगले ही दिन उसने ऐसे ही राशन की बोरी तैयार की, एक मोहल्ले के सारे घरों में पहुंचा दी। उसने उन बोरियों में केमिकल मिलाया हुआ था। मोहल्ले के सभी लोगों ने उन बोरियों में से राशन निकाल कर खाया और सभी लोग बीमार हो गए। हमारे मोहल्ले में सब लोग ज़्यादातर गरीब ही थे, इसलिए पास के सरकारी हॉस्पिटल में ही जाया करते थे। इस गैंग ने उस डॉक्टर को पैसे दिए थे और कहा था कि जो भी तुम्हारे पास चेकअप के लिए आए उसे वह बता देना कि वह प्रेग्नेंट है। उस डॉक्टर ने भी लालच में आकर सबको यही खबर सुना दी कि वह प्रेग्नेंट है। मोहल्ले के सभी लोगों ने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वह बोरियां मेरे पति ने रखवाई थी, इसलिए पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया था। विक्की ने भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। सारे सबूतों को देखते हुए जज साहब ने मेरे पति को बेगुनाह साबित करके आज़ाद कर दिया। इन सब में हमारे अंकल ने बहुत साथ दिया था। भगवान ने उन्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। अगर आज वह हमारे साथ नहीं देते तो शायद मेरे पति बेगुनाह साबित नहीं होते। इस सब के बाद हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मेरे पति ने एक एक करके मेरी बेटियों की शादी कर दी। वो भी अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।